नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडूगिरी। अगले आधे घंटे में हम एक मैनेजमेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला, कंपनी में कितनी दिक्कतें हैं और आने वाले दिनों में कितनी संभावनाएं उस कंपनी के लिए है। क्या वो कंपनी एक उम्मीद जगाती है निवेशकों के लिए कि आने वाले दिनों में उनको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है या आने वाले दिनों में उनको दिक्कतें हो सकती हैं। जी बिजनेस के खास पेशकश ये शुरू की गई है जिसमें कॉर्पोरेट रडार के जरिए हम एक मैनेजमेंट से बात करते हैं और आज भी हम एक खास मेहमान से बात करेंगे। और आज के जो हमारे खास मेहमान होंगे दिलीप बिल्डकॉन के हेड स्ट्रेटजी और प्लानिंग रोहन सूर्यवंशी होंगे, जिनसे अगले आधे घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की क्या योजनाएं हैं, क्या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन अगले आधे घंटे में जब रोहन से हम बात करेंगे तो इस कंपनी को किन मापदंडों पे हम परखेंगे ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि हम इस कंपनी को किन बड़े मापदंडों पे परख रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर के हालात क्या हैं, इस कंपनी से जुड़ी हुई सेक्टर जुड़ी बड़ी खबरें क्या, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, जो सरकारी पॉलिसियां बन रही हैं उसका असर इस कंपनी पे क्या हो सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या बताते हैं, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट की क्या हालत है, कंपनी कितना बेहतर मार्जिन कमा रही है, कंपनी में कर्ज की स्थिति क्या है, ऑर्डर बुक कितना मजबूत है, कंपनी में कैश कितना है धंधा करने के लिए, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना रिटर्न मिल सकता है और कंपनी आने वाले दिनों में कैसा एक्सपेंशन करने वाली है। इन तमाम 10 मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, इस कंपनी में कितनी गुंजाइश है आगे बढ़ने की। रोहन, बेहद शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए आपको। पहले भी आपसे हमारी इस मुद्दे कई बार बात हो चुकी है इस शो के दौरान ही और आपने खुल के खासतौर पे अपनी कंपनी और सेक्टर को लेकर चर्चा की है। शुरुआत इसी सेक्टर के साथ मैं करूंगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, जो लगातार चर्चा में रहा है बीते कई सालों से और बीते 6 महीनों से देखिए कहीं ना कहीं अब अच्छी चीजें इस सेक्टर में आनी शुरू हुई है। क्या वाकई इस सेक्टर में अब हालात सुधर रहे हैं? मनीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। मैं आपके शो के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत नमन करता हूं, मेरे और दिलीप बिल्डकॉन परिवार की तरफ से। जैसा कि आपने पूछा कि सेक्टर के हालात कैसे हो रहे हैं, सेक्टर तो बिल्कुल ही आज अगर हम देखें आज से 3 साल पहले आईसीयू में पड़ा हुआ था और इस नई सरकार ने आके उस सेक्टर के जो इश्यूज से, भले ही वो नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, उसको प्रोजेक्ट नए लेकर आना या फिर जिन कारणों से प्रोजेक्ट अटके हुए थे, वो भले लैंड एक्विजिशन हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हो, उन सब पे काफ़ी काम किया है और आज एक सेक्टर को इस स्थिति पे ला दिया है कि आज हम जिस तरह से तेज़ी अगर देख रहे हैं आज इंडिया में किसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा, तो वो आज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली रोड सेक्टर में ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सेक्टर में हाल के दिनों में आप देखिए, खासतौर पर इसी साल अगर हम देखें इस सेक्टर में, खासतौर पर रोड सेक्टर में देखिए आपको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार से कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। इस तरह की खबरें भी है कि NHAI कुछ बड़े ऑर्डर्स बिड करने वाली है जिसके लिए आप भी दावेदार है। क्या इस तरह के किसी NHAI के किसी बड़े बिड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी, अगर वैसे मैं पहले अगर सेक्टर से ही शुरू करूं और फिर हमारी बात करूं जी, तो सेक्टर में FY14 में जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने करीबन 3,500 किलोमीटर के रोड के कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे। FY15 जब इस सरकार का पहला साल आया, उन्होंने करीबन 8,000 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट निकाले। FY16 में करीबन 9,000 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट निकाले और करीबन इस साल जो हमारा FY17 है, इसमें हमने करीबन इस सरकार ने 15,000 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट निकाले। और अगर मैं इन 3 सालों में बात करूं तो दिलीप बिल्डकॉन पिछले 3 साल में L&T के बाद मार्केट शेयर NHAI में सबसे बड़ा दिलीप बिल्डकॉन का रहा है। तो हमारा करीबन 10% का शेयर रहा है फ्रॉम NHAI एंड मॉर्थ, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज। अगर मैं इस साल कैसे बोलूँ तो इस साल हमें भी काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले। हमने EPC में और हाइब्रिड एन्युटी में हमने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं और आज हमारी ऑर्डर बुक करीबन 19,000 करोड़ से ऊपर की है आज। और जैसे अगर मैं ये बात करूं कि हम लोग बिडिंग क्या क्या कर रहे हैं, तो बिडिंग तो एक कांस्टेंट फिनोमिना है, पूरे साल भर चलती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि किसी एक समय बहुत हो रहा हो या किसी एक समय कम हो रहा हो। वो तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं हम वैसे वैसे बिड करते हैं, पर हमारा फोकस बिडिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन पे बहुत है, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन नाम देश में सबसे ऊपर है।
निश्चित रूप से सर, और इनफैक्ट आपको इस साल FY17 में करीब 220 करोड़ का आपको बोनस भी मिला था, कुछ प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करने की वजह से। पिछले दिनों जिस तरह से आपने कुछ प्रोजेक्ट जीते हैं और माना जा रहा है, ऐसी बातें निकल के आ रही है कि इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप कुछ पुराने प्रोजेक्ट जो हैं उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए? जी, आप एकदम सही आपके पास है। हमने पिछले 4 साल में करीबन 220 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अर्ली कंप्लीशन बोनस जीता है, और इस साल हम लोग करीबन 100 करोड़ का अर्ली कंप्लीशन बोनस जीतेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी एक ऐसी अकेली कंपनी है इस देश में जो प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम कॉन्स्टेंटली कर रही है, और हमने 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं बिफोर टाइम किए हैं। ये जो एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, ये खासकर जाना जाता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं होते हैं, पर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक हमारी ऐसी कंपनी है जो प्रोजेक्ट एक साल पहले कंप्लीट करके निकल जाती है, और इसी के कारण हमें सरकार इसमें अर्ली कंप्लीशन बोनस देती है। अगर मैं आपके दूसरे इसमें प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारे पास जो BOT प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनमें से कितनों को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आज 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रेवेन्यू दे रहे हैं, जो ऑनलाइन आ चुके हैं। इसके अलावा 10 अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं। तो जो हमारे पास जो 14 प्रोजेक्ट्स जो आज हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, इनको भी मोनेटाइज करने का प्लान है, और जो आगे हम बना रहे हैं उसको हम आगे कैसे मोनेटाइज करेंगे उसका भी लिए भी हम एक प्लान कर रहे हैं। और जैसे ही इसके बारे में कुछ एक पक्का कुछ कॉन्क्रीट आ जाएगा तो हम आपको और मार्केट को ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। निश्चित रूप से सर, जिस तरह से आपने रोड सेगमेंट की बात की, 4 वर्टिकल है जिस पे कंपनी कारोबार करती है। माइनिंग है, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट है और इरिगेशन है। माइनिंग में तो आप हाल में उतरे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इरिगेशन सेगमेंट में कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों में देखिए सरकार का भी फोकस इस सेगमेंट में बढ़ा है, अब मानसून का भी ट्रिगर होगा। इस सेगमेंट में कैसा ग्रोथ देखने को मिला और कैसी मार्जिन पिक्चर है कंपनी की? जी देखिए, इरिगेशन में हम लोग ने ऐसे घुसे कि हमने रोड में तो हम ऑलरेडी आज देश के सबसे बड़े प्लेयर हैं। मतलब रोड सेक्टर में भले हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग L&T से कम रही, पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है और जो कंप्लीशन है वो देश में नंबर 1 है। हम लोग उनसे भी करीबन 1.5 गुना आगे ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि हम रोड में ऑलरेडी सबसे बड़े बन गए हैं, तो हमने कोशिश करी कि भाई अब दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट हैं उनमें भी हम एक बार ज़रा फोकस करें, और वही जो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है कि सब कुछ काम अपने आप करना, सारी चीज़ें अपने इक्विपमेंट से करना, अपने ही लोगों से करवाना, यही सारे स्ट्रेंथ को हम बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में भी ले जाना चाहते थे। इसी सोच के साथ साथ हमने इरिगेशन में हम लोग घुसे। हम लोग उसी साथ साथ में मतलब डैम बनाने लग गए, कनाल्स बनाने लग गए। अर्बन डेवलपमेंट में भी इसी सोच के साथ घुसे थे, और उसी सोच के साथ हम लोग माइनिंग में भी घुसे। अब इरिगेशन हमने और ये सेक्टर हमने कैसे कैसे चूज़ किए, इसके अलग अलग कारण थे। देखिए, जैसे हम जब काम करते हैं तो हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रोड सेक्टर में भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक जगह हम जहाँ प्रोजेक्ट लेते हैं उसके आसपास में और जो रोड प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको हम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट, हमारा मैन पावर और हमारा मटीरियल, तीनों को हम ज़्यादा अच्छे से मोबिलाइज कर पाते हैं। और जब आप किसी एक अच्छी जगह में अच्छा काम करते हो तो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन होती है वो भी आपका बहुत सपोर्ट करती है और आपके काम की सराहना करती है। और ये हमने हर जगह देखा हमारे को कि लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब जब वो देखते हैं कि कोई कंपनी जिस तेज़ी से हम लोग काम करते हैं जैसे वो देखती है, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सेफ्टी पे बहुत फोकस है, काम तेज़ी से हो रहा है। तो उसी सोच के साथ कि हम क्लस्टर बेस पर हम जो काम करते थे, हमने माइनिंग इसमें घुसे, इरिगेशन में घुसे। इरिगेशन में हमने जो पहला प्रोजेक्ट लिया, हमने कनाल का लिया, फिर हमने डैम के प्रोजेक्ट लिए। इसमें सोच थी कि पहली बात तो हमारे रोड के प्रोजेक्ट के पास होने चाहिए प्रोजेक्ट। दूसरी सोच थी कि इसमें हमें आगे में लंबा एक बिजनेस दिख रहा था, क्योंकि आज देश में बात हो रही है कि भाई रिवर लिंकिंग करनी है। एक हमारी सरकार के लिए भी एक मेजर फोकस है कि हमारे किसानों के लिए उनका आउटपुट कैसे बढ़ा जाए और उनके जीवन का स्तर कैसे बढ़ा जाए। उसके लिए हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर के फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इरिगेशन इंप्रूव करें। तो इसी चक्कर में, इसी सोच के साथ हम इस सेक्टर में घुसे थे कि आगे जाके इसमें अच्छा बिजनेस आएगा। और हम अभी जो डैम भी बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम देश में एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये डैम भी हम 4 साल का डैम जो है हम 2.5 साल से लेकर 3 साल के अंदर में बना लेंगे। नहीं तो हमेशा डैम 7-8 साल में बनते हैं।
दिलीप, बिल्डकॉन का भी इंट्राडे शेयर का चार्ट देखिए, शेयर में एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहा है, करीब 4-5% की मजबूती देखने को मिली। जैसे जैसे मैनेजमेंट से बात करें, मैनेजमेंट क्लैरिटी देती जा रही है, उसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे शेयर पे देखने को मिल रहा है। अभी दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। रोहन, जिस तरह से आपने बताया, खासतौर पर रोड के सेगमेंट की बात हुई, इरीगेशन सेक्टर की बात हुई, आप 2016 में माइनिंग सेक्टर में उतरे, एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा सेक्टर जिसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस सेगमेंट में आपने ठीक ठाक ग्रोथ किया है बीते 1 सालों में। और आप बता सकते हैं विस्तार, कैसी मार्जिन पिक्चर है, क्या ऑर्डर बुक की स्थिति है, और आने वाले दिनों में कंपनी के इस सेगमेंट को लेकर क्या योजना चल रही है? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये हम लोग माइनिंग में ऐसे घुसे हैं कि माइनिंग में भी हमने जब देखा कि एक अपॉर्चुनिटी आगे आ रही है, सरकार चाह रही है कि भाई जैसे अपने देश में कोल बहुत है, पर कोल का प्रोडक्शन आउटपुट तो बढ़ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट की सोच थी कि हम आउटपुट बढ़ाएंगे। सिमिलरली बाकी भी जो अलग अलग सेक्टर थे जिसमें गवर्नमेंट ने अच्छा एक स्टेप लिया है कि सब में आउटपुट बढ़ाना है, तो हमें भी लगा कि इसमें एक आगे का अच्छा फ्यूचर है। अब इसके अगर मैं बैक में जाऊँ तो हम पिछले कई सालों से अपनी जितनी भी रोड की साइट है उन पे सब पे माइनिंग खुद ही करते हैं। माइनिंग भी खुद करते हैं, फिर क्रशिंग भी खुद करते हैं, तो हमें एक ऑलरेडी माइनिंग करने का, उसके इक्विपमेंट रन करने का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, जो हमने रोड सेक्टर में खूब लंबे समय से घुमाया। हमारे पास आज भारत देश में सबसे ज़्यादा स्टोन क्रशर भी हैं, 60 से ज़्यादा हमारे पास स्टोन क्रशर हैं। ये इन जो हमारा जो इतने कई सालों की मेहनत और तपस्या का जो एक्सपीरियंस था जो हमारे पास, वो हमने इसी सेक्टर में जाके लिया। और जैसा कि आपने बताया कि हम इस साल भी हमने एक अच्छी करी है, पर अगले कई सालों में आप देखेंगे कि माइनिंग में हमारी खूब ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट इस साल भी हमारा पहला ही साल ही कंप्लीट हुआ है माइनिंग में करते करते, पर हम ऑलरेडी जितने भी सेक्टर में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा हम रोज की माइनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये हम धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं। सीधे तौर पे मैनेजमेंट की तरफ से राय आती हुई। सर, एक चीज़ और है, हमने कई सारे मुद्दों पे चर्चा की, एक बार देख लेते हैं फटाफट किन मुद्दों पे आपके साथ चर्चा हुई रोहन, क्योंकि अभी कई सारे सवाल आपसे और भी समझने हैं कंपनी को लेके। एक बार फटाक से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर हमने खासतौर पर चर्चा की। सेक्टर पे, न्यूज़ पे, पॉलिसीज़ पे हमने चर्चा कर ली है, इसके अलावा ऑर्डर को लेकर चर्चा हो गई, इन्वेस्टमेंट को चर्चा हुई है, एक्सपेंसिव पर चर्चा लेंगे, मार्जिन पिक्चर क्या है, फाइनेंशियल क्या है, डेट की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। एक बड़ा कंसर्न आपकी कंपनी को लेकर आता है, खासतौर पे बीते 1 साल में देखिए कंपनी को जो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं उसमें ऑर्डर्स का करीब 95% हिस्सा सरकारों से मिली है, प्राइवेट ऑर्डर्स कम मिले हैं। अगर किसी वजह से इस सेगमेंट में कोई स्लोडाउन आता है या सरकार के ऑर्डर्स कम होते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, पहला सवाल। और इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि सरकार के तो सामान्य तौर पर जो सरकार के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें मार्जिन पिक्चर थोड़ी कम होती है, कम मार्जिन मिलते हैं, कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं? ये सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, नतीजे जो हैं कंपनी के बैंक के अभी देखने को मिले हैं। नतीजों के बाद शेयर में हल्के से मजबूती देखने को मिली है, देखना होगा कि कैसे नतीजे देखने को मिले हैं कंपनी के। अगर प्रॉफिट की बात करें, मुनाफा 752 करोड़ के आसपास का आया, 752 करोड़ के मुनाफे कंपनी बैंक के देखने को मिले। उसके बाद देखिए शेयर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, जो अनुमान था उससे कम जो है थोड़ा सा मुनाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपी देखिए वो कहीं ना कहीं फ्लैट देखने को मिला। प्रोविजनिंग देखिए, प्रोविजनिंग में इजाफा देखने को मिला, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर पर दबाव देखने को मिला। 430 करोड़ का उन्होंने प्रोविजनिंग किया, जबकि उम्मीद इससे कम की थी। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा दिख रहा है कि इंडसइंड बैंक की तरफ से प्रोविजनिंग बढ़ाई गई है, उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शेयर पर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर मैनेजमेंट बोल भी रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे कि मैनेजमेंट इस मामले में क्या बोल रहे हैं। पैट देखिए उसमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद से कमी देखने को मिली है, उसके बाद हमने देखा शेयर पर दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखिए प्रोविजनिंग वो 214 करोड़ से बढ़ के सीधे 430 करोड़ हुआ। प्रोविजनिंग बढ़ा है, जिसकी वजह से शेयर में दबाव देखने को मिला है। पैट में हालांकि देखिए थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला, उम्मीद से कम थोड़े पैट है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ने का असर शेयर पर सीधे तौर पर देखने को मिला है। मैनेजमेंट बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं वहां पे। लास्ट नोट where we've said that 122 crores we made a provision for a standard asset. Now this asset is actually a bridge loan that has been given against a large M&A transaction in the cement industry, which you would have read about only yesterday. And the loan is not due yet for payment. It is due only in June. But as a prudential measure and because of industry issues, we were asked to make a provision on a standard asset. And we are expecting that this provision will be reversed in May
because I think this deal is about to be concluded. As I said, it's an M&A transaction in the cement industry. So if you were actually to write back the impact of this 122 crores, the profit actually is much higher. Net profit is much higher and probably comes to around almost about 30. It matches the operating profit growth. So that was a one-off that has happened, and there's a very high probability that this will be reversed in the next month or so, because the deal is about to be concluded. And the account was actually not overdue because the loan was actually repayable by the end of June. Accompanying this has also been a very good and handsome growth in our balance sheet. So our overall credit growth for the year was, for the quarter, was 28%. And within this, the corporate growth actually this quarter was 31%, and consumer growth was 25%. So the corporate growth, we are seeing us being much more competitive as a consequence of the fact that the MCLR regime is now come into play, and we find ourselves much more competitive on the working capital side. So the working capital part of our balance sheet and the loan book is actually growing nicely. Deposit growth also came in at pretty high at 36%, and within that CASA grew by 43%, and SA grew by an unprecedented 57%. So very handsome growth on a very important part of our liability book. Overall, gross NPAs actually went down by 1 basis point. Net NPA has remained at 39 basis points. Our credit cost for the full year, we had always said, will be within 60 basis points, and our net credit cost is actually coming at 59 basis points for the whole quarter. Other than that, our branch expansion continues. We opened 125 branches during the quarter, and we have gone past our figure of 1,200 branches that we had said at the beginning of the year. So with this, actually, we are now completing what we call our planning cycle 3, which was a 3-year plan, which concludes as of 31st of March. And we had said that in these 3 years, we will double the bank. And that's precisely what has happened. We have doubled the number of branches from 600 to 1,200. We've doubled the number of customers from 4.5 million to over 9 million. And we have doubled our profit from 1,400 crores to past the 2,800 crores for the full year. And that is a growth of about 25%. Net interest margin has remained intact. Net interest margin remains at 4%. Our capital adequacy, in spite of the fact बैंक के मैनेजमेंट को सुनते हुए कासा रेशियो में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एनआई उम्मीद से बेहतर देखने को मिला है, जो अनुमान था जी बिजनेस का उससे बेहतर देखने को मिला। प्रॉफिट में थोड़ी सी घटी हुई देखी है, लेकिन कैबिनेट की ब्रीफिंग पे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली बोल रहे हैं, चलते हैं वहाँ। हुआ है कि नहीं हुआ? A voter has a right to know whether his vote has been correctly registered or not. इसलिए वोटिंग पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। ये याद रहे कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1992 में इसका पहले प्रयोग हुआ था, और ये जो वीवीपीएटी मशीन्स थी, ये कई फेजेस में कुछ सीमित मात्रा में पहले ऑर्डर हुई हैं। 2013 में 20,300 के करीब ऑर्डर हुई थी। 2015 में लगभग 67,000 ऑर्डर हुई थी, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है 8 अक्टूबर 2013 का, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये रीअफर्म करता रहा कि मतदाता का ये अधिकार है कि उसकी जानकारी रहे कि उसका वोट रजिस्टर हुआ है कि नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग का अपना आकलन है कि 16,15,000 मशीन्स और चाहिए, और ये मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और ये सारा प्रोक्योरमेंट अगर अप्रैल 2017 में ऑर्डर दिया जाए तो सितंबर 2018 तक
जो उनसे नेगोशिएशन हुआ है, यह पूरी सप्लाई आ सकती है। और इसका जो कुल कीमत होगी वो 3,173.47 करोड़ है। इसमें से 3,173.47 करोड़, और इसका खर्चा स्वाभाविक है कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्रेड होगा, और सरकार बजट में से सारा खर्चा देगी। कुछ इस वर्ष होगा, कुछ अगले वर्ष होगा, और इसकी मंजूरी दी गई। इसका अर्थ यह है कि अगर सितंबर 2018 को सारी मशीन तक आ जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे सभी पोलिंग बूथ्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ पेपर ट्रेल भी होगा। चुनाव आयोग इसकी मांग करता रहा है और इसकी पूरी चर्चा करने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। 2 अन्य और फैसले थे। एक, आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग डिसेबल्ड हो गए या मार्टर्ड हो गए, 19/12/91, 19/12/91 और 29/11/99, यानी 91 से 99 के बीच में उनको लीव इनकैशमेंट की सुविधा नहीं मिली थी। और जिनकी ऐसे 10,000 के करीब लोग हैं, जिनमें से 7,000 दुनिया में नहीं है, उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलता है। सो 10,000 के करीब सोल्जर्स को या उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलेगा, तो उनको भी ये लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी गई है। एक आर्थिक विषयों से संबंधित निर्णय था कि जो फंडिंग अरेंजमेंट्स बायलैटरल एजेंसीज करती हैं, जैसे जायका है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करती हैं या सेंट्रल पीएसयूज को करती हैं। स्टेट एंटिटीज को अनुमति नहीं थी। तो अगर किसी भी स्टेट एंटिटी की फंडिंग चाहिए उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो राज्य सरकार को लेनी पड़ती थी, और इसलिए राज्य सरकार की जो एफआरबीएम की लिमिट्स है उसमें वो आ जाता था। और इसका औचित्य हुआ ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो बना तो वहां की एक एजेंसी रही है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन अगर उसका सारा खर्चा, जो फंडिंग है सरकार के माध्यम से होगी, राज्य सरकार के, तो उनकी अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए साधन कम हो जाएंगे, उनका एफआरबीएम टारगेट उसमें कवर हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस पे कि एक सेक्टर ऑफ स्टेट एंटिटीज हैं, एक कैटेगरी जिसका रेवेन्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जिसकी कीमत 5,000 करोड़ की हो, तो इस तरह की स्टेट एंटिटीज जो ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगी, उनको ये अनुमति दी गई है कि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के आधार पर इन एजेंसीज से पैसा ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जो जापानीज फंडिंग मिलनी है, इसका स्वाभाविक महाराष्ट्र को इससे लाभ हो जाएगा। एक अन्य निर्णय आज सरकार ने लिया, ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय था जो उन्होंने कैबिनेट को रिपोर्ट किया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स जो हैं, ये सेंट्रल रूल्स हैं 1989 के। इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ फार रीचिंग अमेंडमेंट्स की जा रही हैं।
तो आप सुनते हुए वित्त मंत्री को जो कैबिनेट ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। थोड़ी देर पर इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, शेयर में देखिए अभी भी जो है हल्की सी गिरावट ही देखने को मिली है। गिरावट हुई, फिर थोड़ा संभला, फिर वापस से गिरावट देखने को मिली। हमारे साथ गौरांग साहब जुड़ चुके हैं जियोजित BNP पारिवार से। गौरांग साहब शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। कैसे लग रहा है आपको नतीजे? प्रोविजनिंग तो बढ़ी है लेकिन NII में देखिए उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हमारे जो अनुमान था उसके ठीक मापदंड पे आया है नतीजे, और एक आध वन ऑफ प्रोविजनिंग को लेकर के अगर आप बॉटम लाइन पे देखें तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट भी टिप्पणियां कर रही थी ये वापस से रिवर्स हो सकता है और रिकवरी तेजी से ऊपर जा सकती है। और मात्र ये तिमाही नहीं, आप अगर पिछले 4, 5, 6, 7, 10 तिमाहियों के आंकड़े देखें तो लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंडसइंड बैंक से आया है। उसी लिहाज से आज ही यस बैंक के नतीजे आएंगे, वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगे ऐसे हमारा मानना है। और किसी भी स्तर पर गिरावट आती है तो लंबी अवधि की नजरिए से हमारी निवेश की राय होगी यस बैंक और इंडसइंड बैंक के। शुक्रिया सर। तो ये गौरांग शाह कहते हुए कि आप इंडसइंड बैंक और यस बैंक में गिरावट आती है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। हमारे साथ एंजल बुकिंग के मेहरोज जोशी भी जुड़ चुके हैं। मेहरोज, जिस तरह से हमने देखा कि प्राइवेट बैंकों के नतीजों की शुरुआत हो गई है आज से, इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, यस बैंक के नतीजे हैं, क्या लगता है आपको इंडसइंड बैंक के नतीजे देखने के बाद ओवरऑल के नतीजे इस बार ठीक आएंगे? क्योंकि लगातार ये कई क्वार्टर तक जो है इंडसइंड बैंक ने अपने नतीजों को स्टेबल रखा है। बिल्कुल, आई थिंक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। और जहां तक लार्ज प्राइवेट रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स का सवाल है, इंडसइंड हो, येस हो, HDFC बैंक हो, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बहुत तगड़ी तरीके से नोट की जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो कोर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स फॉर एग्जांपल 3% पे इंडसइंड बैंक के कंपेयर टू 2.5% ऑन एन एवरेज फॉर प्राइवेट बैंक्स। और इसकी वजह से जैसे इनके कैसा रेशियो बिल्टअप हो रहे हैं, जैसे इनके एडवांसेस ग्रोथ है, और जैसे गौरांग बता रहे थे, आई थिंक इफ यू जस्ट एक्सक्लूड द वन ऑफ प्रोविजन ऑफ 122 करोड़, मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स आर प्रॉब्ली वेरी मच इन लाइन विद एस्टिमेट्स। और जैसे मैनेजमेंट का फोकस है ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली रिटेल लायबिलिटी और हाई यील्डिंग CFD बिजनेस, मेरे ख्याल से आई थिंक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यस, आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू इंडसइंड और रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट बैंक जैसे HDFC बैंक, उस पर हम मेंटेन करते हैं। तो मेहरोज जैसे गौरांग साहब दोनों के राय शुक्रिया। मेहरोज जैसे गौरांग साहब दोनों के राय है कि गिरावट आती है, खरीदारी कीजिए, नतीजे बेहतर देखने को मिले, जैसे उम्मीद थी उनके मुताबिक ही देखने को मिले। रोहन, आपका भी शुक्रिया। ज़्यादा बात नहीं हो पाई, कई सारी खबरें हुई, लेकिन जब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे तो उस पर बात करेंगे और कर्ज और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपका भी शुक्रिया कॉर्पोरेट में बात करने के लिए।